नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पॉलिटी का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले कल हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था और आज हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है कि एचपीएसएससी के द्वारा एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसकी वीडियो और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी। तो अब आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे कि तैयारी तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, जिन्होंने बंद कर दी थी। और जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ी सी और जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 से हम करते हैं स्टार्ट और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मैनी पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसमें कितने भाग हैं। भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं। ऑप्शन सी 22 पार्ट्स जो है वो सही आंसर होगा। अब 22 पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो, पहले तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पहला पार्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ डील करता है। पहला पार्ट डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ, और दूसरा पार्ट सिटीजनशिप के साथ डील करता है। तीसरा पार्ट फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। चौथा पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, उसके साथ डील करता है। और फोर्थ ए यानी कि चौथे पार्ट का ए भाग, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन के साथ कौन सा पार्ट डील करता है। इलेक्शन के साथ पार्ट 15 जो है वो डील करता है, ये इलेक्शन के साथ डील करता है। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो पार्ट 18 में दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में बात करती है, तो पार्ट 20 में बात की गई है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये इंपॉर्टेंट से पार्ट मैंने आपको बताया। वैसे तो 22 पार्ट है, परंतु इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा शेड्यूल भारतीय संविधान का ऐसा है जो एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल निषेध विधि से संबंधित है। तो एंटी डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि अपने पार्टी के साथ कोई भी पार्टी के विरुद्ध जाता है तो उसके ऊपर ये लॉ चलाया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन के साथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अब 10th शेड्यूल जो है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन के साथ। ये जो 12th शेड्यूल 12वां शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है, ये किसके साथ डील करता है। ये डील करता है म्यूनिसिपलिटीज़ के साथ। जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं उनके साथ ये डील करता है। अब 11वां पार्ट भी है। 11वां पार्ट जो है वो पंचायतों के साथ डील करता है। उसी तरह 9वां पार्ट 9th पार्ट जो है वो किसके साथ डील करता है। 9th पार्ट जो है, देखो, ये जमींदारी, कुछ एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी इसके साथ डील करता है। और 8वां पार्ट किसके साथ डील करता है। 8वां पार्ट जो है वो लैंग्वेजेस यानी कि भाषाओं के साथ डील करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इंडियन सिटीजनशिप में बी लॉस्ट बाय। भारत की जो नागरिकता होती है उसको कैसे खोया जा सकता है। देखो, अगर भारत की नागरिकता को खोना हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो है तो इसको रिनाउंसिएशन के द्वारा भी खोया जा सकता है, टर्मिनेशन के द्वारा भी खोया जा सकता है और डेप्रीवेशन के द्वारा भी खोया जा सकता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा। सिटीजनशिप को इन तीनों ही तरीकों से जो है वो खोया जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पूछा गया है और रिपीटेड बार बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कैसे खोया जा सकता है भारत की सिटीजनशिप को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो भारत का ऐसा कौन सा संविधान है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 32, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए सभी को, अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए सभी को, ये बात आर्टिकल 16 में की गई है। आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में बात की गई है। आर्टिकल 30 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 30 में बात की गई है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं और उनको जो है वो एस्टेब्लाइज भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 30 के बारे में हो गया। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल 280, 280 आर्टिकल नंबर जो है ये फाइनेंस कमीशन के साथ जो है वो डील करता है। अब ये फाइनेंस कमीशन हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51A, 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड ही आ गया। यहाँ पर पूछा गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत की संविधान में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जो है वो जोड़े गए हैं कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड रिकमेंडेशन जो है वो दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आती हैं, ये बात भी आपको पता चल गई। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ बात करता है। तो पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। अब ऑप्शन में जो है वो कुछ और कमेटियां भी दी गई हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये पंचायतों के साथ डील करती है, पंचायती राज से रिलेटेड रिकमेंडेशन इसने दी थी। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी ने भी जो था वो पंचायती राज से रिलेटेड रिकमेंडेशन जो था वो दी थी। तो ये भी आप याद रखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंड रिगार्डिंग द पंचायती राज, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी का है। तो इकोनॉमी का हम अलग से सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि कल ही हम इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से इकोनॉमी डिस्कस नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था। तो संविधान सभा की जो राज्य समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे स्टेट्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब स्टेट्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के ये चेयरमैन थे। अब ये तो आपको पता चल गया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जिनके अलग अलग चेयरमैन जो हैं वो रह चुके हैं। अगर सबसे पहले आप बात करेंगे कि स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कमेटी थी, इसका नाम था यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और इसके अलावा जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये तो आप यहाँ से याद रखेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट कैबिनेट जो फ्री इंडिया का था, यानी कि 1947 में जो कैबिनेट बना था, 1947 का जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट में जो था वो रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास थी, उस टाइम रेल मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, ये आपको कमेंट करके बताना है। 140 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। देखो इससे पहले भी हमने पढ़ा था किसके बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। अब ये दूसरा क्वेश्चन है शेड्यूल्स के बारे में। तो ऐसी कौन सी शेड्यूल है जिसमें ये सब बातें की गई हैं कि सीटें जो है वो किस तरह से एलोकेट की जाएंगी राज्यसभा के लिए। तो ये बातें की गई हैं आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये सब। इसके अलावा हमने पहले 8th शेड्यूल के बारे में भी पढ़ा था। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, ये लैंग्वेजेस से बात करता है। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाएं जो हैं वो दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है 141 में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर टू अपॉइंट अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मतलब क्या हुआ कि निम्नलिखित में से एक राज्य में राज्यपाल के लिए जनजातीय मामलों में एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति करना संवैधानिक अनिवार्य नहीं है। इनके कुछ एक स्टेट्स में जो है ये प्रोविजन है कि गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करना ही पड़ेगा मिनिस्टर जो कि ट्राइबल अफेयर से रिलेट करेगा, परंतु इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर नहीं आता है। तो बिहार जो है ऐसा स्टेट है जहाँ ये जो है इस लिस्ट में नहीं आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन रिपीट भी नहीं हुआ है अभी तक, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। अब देखो यहाँ से गवर्नर की ही बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153 जो है वो डील करता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स के साथ। उसी तरह आर्टिकल 155 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। और उसी तरह आर्टिकल 159 जो है वो गवर्नर की ओथ के बारे में बात करता है। और अगर बात करें कि जो गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है वो कौन से आर्टिकल में है, तो चीफ मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गया, ये प्रोविज़न जो है ये आर्टिकल 164 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 164 भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव विधान परिषद। ऐसा कौन सा स्टेट है इनमें से जिसके पास विधान परिषद नहीं है। डू नॉट पूछा गया है, तो राजस्थान के पास जो है वो विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, राजस्थान के पास विधान परिषद नहीं है। और उत्तर प्रदेश के पास जो है वो है विधान परिषद, महाराष्ट्र के पास भी है और बिहार के पास भी है।
अब राजस्थान की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो है वो कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं? राजस्थान में जो है वो 200 जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं और विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। देखो जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी तरह विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा तो सब जगह है, परंतु विधानसभा परिषद जो है वो कुछ एक स्टेट्स के पास ही है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है जिनके पास विधान परिषद का प्रोविज़न है। अगर आपको मैं एक और सिंपल भाषा में समझाऊं, जिस तरह से राज्यसभा होती है उसी तरह से विधान परिषद भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज क्रिएटेड बाय। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया? देखो ये जो है ये एक एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, एक एक्ट जो था वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और उसके थ्रू जो था वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो क्रिएट किया गया। अब क्वेश्चन क्या यहाँ से बनता है? क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो कब फॉर्म किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1992 में जो था वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना की गई। और कैसे इसकी स्थापना की गई? तो एक एक्ट जो था वो पार्लियामेंट में पास किया गया, संसद द्वारा पारित अधिनियम से जो था इसकी स्थापना की गई। कई बार एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 31 जनवरी 1992 को जो था इसकी स्थापना की गई थी। ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही है? अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनमें से कौन सा सही है पूछा गया है जब आपसे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो है भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बाकी ऑप्शंस भी आप एक बार देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस में क्या कहा गया है? इट हैज़ ओनली अपीलेट जुरिडिक्शन। तो इसके पास केवल जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। तीसरी ऑप्शन में पूछा गया है इट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। तो इट डज नॉट हैव द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि ये हाईएस्ट फेडरल कोर्ट है एक इंडिया का और इसके पास जो है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी दी गई है। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। बाकी कमेंट करके बता दीजिए कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो चीफ जस्टिस है वो कौन है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कई बार कुछ लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च कर सकते हैं, उनको हमारा चैनल मिल जाएगा। @allexam31 इस तरह से सर्च कर सकते हैं, हमारा चैनल मिल जाएगा। 7500 से ज़्यादा फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।